हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राइस राधास इंस्पायर्ड स्मार्ट एजुकेशन। एंड मेरा नाम है दीपक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 10th क्लास का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हमारे जो नंबर आता है वो होता है नेचुरल नंबर। बच्चों, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स जो कि 1 से शुरू होते हैं और हमारे इन्फिनिटी तक जाते हैं। अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से कोई ऑब्जेक्ट काउंट करने के लिए कहूँ या फिर क्लास में आपके कितने स्टूडेंट्स हैं ये काउंट करने के लिए कहूँ, सो ऑलमोस्ट सभी बच्चे 1 से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और जितने भी आपके इन्फिनिट तक आगे चलेंगे। सो जो सेकंड जो हमारे नंबर्स आते हैं वो हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर्स के ही अंदर अगर हम जीरो को और ऐड कर दें तो वो हमारे होल नंबर आ जाते हैं। सो होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 एंड इन्फिनिटी। सो ये हो गए हमारे होल नंबर्स। अभी जो थर्ड जो हमारे नंबर्स आते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। अब बच्चों हमने पढ़ा है ये सभी पॉजिटिव नंबर्स है। अब जैसे पॉजिटिव नंबर्स है उसी तरीके से नेगेटिव नंबर्स भी है, क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस भी दिखाना होता है। अगर आप लॉस को दिखाएंगे तो उसको किस तरीके से दिखाएंगे? नेगेटिव में ही दिखाएंगे। सो इसलिए लॉस को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। सो इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। सो सभी पॉजिटिव नंबर्स, सभी नेगेटिव नंबर्स और जीरो, सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को मिला के इंक्लूडिंग जीरो, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। फिर जो हमारे फोर्थ नंबर पे जो नंबर्स आते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स। बच्चे ये रैशनल नंबर्स होते हैं, ये फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे हमारी एक कंडीशन आ जाती है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा फ्रैक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में जब हमारा जीरो आ जाता है तो वो फ्रैक्शन नॉट डिफाइन हो जाती है। जो हमारे लास्ट जो नंबर्स आते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि आपकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। यानी कि ये नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। ना तो जब हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, अगर फ्रैक्शन फॉर्म से अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं इन नंबर्स का, सो ना तो ये कभी भी टर्मिनेट होते हैं और ना ही इनका कोई नंबर रिपीट करता है। अगर एग्जांपल ले तो √2, पाई, √3, ये सभी नंबर्स क्या है? हमारे इरेशनल नंबर्स। बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कि है इक्वल डिवीजन लेम्मा। बच्चों नाम से आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो ये सिर्फ आपका एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अगर मैं कहूं आपको कि 5 को डिवाइड करना है आपको 2 से, सो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे डिवाइड करेंगे? एक ऐसा इंटीजर देखेंगे जिसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा नंबर है वो 5 के आसपास आए या फिर 5 आए। लेकिन 2 की टेबल में 5 नहीं आता तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो हमारा 4 आ गया। लेकिन अभी हमारा एक रिमाइंडर बच जाता है 1। सो इक्वल डिवीजन लेम्मा यही इंडिकेट करता है कि किन्हीं भी दो नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें, सो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आती है जो है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें q आपका क्वोशंट होता है, q क्वोशंट एंड r इज द रिमाइंडर। बच्चों अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिविजिबिलिटी रूल। सो डिविजिबिलिटी रूल एक एक्सटेंडेड फॉर्म है जो हमने इक्वल डिवीजन लेम्मा पढ़ा है, उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा रिमाइंडर ऑलवेज जीरो ही आता है। सो अगर मैं किन्हीं भी नंबर्स को डिवाइड करूं, सो हमारा डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि वो नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए और रिमाइंडर हमेशा जीरो आना चाहिए। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो 2 और 4, अगर मैं 4 को डिवाइड करूं 2 से तो हमारा रिमाइंडर जीरो आएगा और हमारा क्वोशंट क्या आएगा? 2। सो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन जो आती है वो होती है b इज इक्वल टू AC। सो बच्चों डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं किन्हीं भी दो इंटीजर्स को लूं और मैं कहूं a डिवाइड्स b, सो इसको डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं a/, इसका मतलब क्या है कि a b को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और जो रिमाइंडर है वो हमारा जीरो आ रहा है, यानी कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल हमारा फॉलो कर रहा है।
लेकिन अगर 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 हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, उस कंडीशन में हम इसको लिखते हैं a और इस स्लैश को हम कट कर देते हैं, यानी कि a इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडिंग b। अभी हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। सो हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3। सो मैंने अभी आपको बताया था डैश का मतलब है 3 इज कम्प्लीटली डिवाइडिंग 93। तो हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सो अगर हम 93 को 3 से डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास एक ऐसा इंटीजर आ रहा है जिसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 93 आएगा, और वो इंटीजर क्या है 31। अगर हम 31 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 93। यानी कि ये जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल की जो इक्वेशन है उसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है -7 एंड -35, यानी कि -35 को डिवाइड करना है -7 से, और रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए 0। सो ऐसा कौन सा हमारे पास एक इंटीजर आएगा जिसको अगर हम -7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -35 आए। सो वो आपका है 5। अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से तो हमारा आंसर -35 आएगा। यानी कि एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम अगर -7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा -35 आ रहा है, और ये डिविजिबिलिटी रूल की जो इक्वेशन है उसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हमारा ट्रू है। सो अभी हम हमारा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 6 डिवाइडिंग 28। सो हम एक ऐसे इंटीजर देखेंगे अगर जिसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 28 आना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम 6 4 जा देखें तो वो आपका 24 होता है, और 6 5 जा 30। सो हमारे पास एक ऐसा कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 28 आ जाए। सो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये सेटिंग है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारा है 6 डिवाइडिंग 6। तो ये तो आपको पता ही ये ट्रू है, क्योंकि 6 1 से अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 डिवाइडिंग 4। अच्छा, जब मैंने आपको रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था अगर किन्हीं भी नंबर में अगर अगर एक नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है और डिनोमिनेटर में अगर हमारा 0 आ जाए तो वो नंबर नॉट डिफाइन होता है। सो ये भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8 डिवाइडिंग -8। सो अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो वो हमारा आंसर आ जाएगा -8। यानी कि यहाँ पे भी एक इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है जिसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -8 आ रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, ट्रू है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0/5, यानी कि अभी हम 0 को अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हम 4 को डिवाइड कर रहे थे 0 से, लेकिन इस क्वेश्चन में हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से। सो हमें एक ऐसा इंटीजर देखना है जिसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 0 आ जाए। तो ऑब्वियसली 5 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि हमारे पास एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये भी क्या हो गया आपका ट्रू। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 13 है, एंड 13 डिवाइडिंग -25। अब ये देखिए 13 की टेबल में आपका 25 नहीं आता, यानी कि आपका एक रिमाइंडर हमेशा बच जाएगा। यानी कि कोई भी आपका एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो 25 को डिवाइड कर दे 30 से। सो ये भी आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 डिवाइडिंग -2। सो इसमें -2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं -4 से तो वो हमारा 8 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी एक इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है जिसको मैं -2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। जो लास्ट क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल पे वो है हमारा 1 डिवाइडिंग -1। सो ऑब्वियसली ये भी ट्रू ही होगा, क्योंकि अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से तो वो -1 आएगा। यहाँ पर भी एक हमारा इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि है -1। बच्चों अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। सो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 6 हो गया हमारा, 8 हो गया, 10 12।
जिनके फैक्टराइजेशन 2 से ज़्यादा, और जिनके फैक्टराइजेशन अगर सिर्फ 2 ही हो उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऑलमोस्ट सभी कंपोजिट नंबर्स को हम, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहते हैं कि सभी कंपोजिट नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब इसका कहने का मतलब क्या है, अभी हम एक एग्जांपल से देखेंगे। मेरे पास एक नंबर है 12, ये कंपोजिट नंबर है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं, अगर मैं 12 के फैक्टराइजेशन करूं लॉन्ग मेथड से, तो सबसे पहले 2 से ये आपका 6 आ जाएगा, फिर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, ये आपका 3 आ जाएगा। सो मैंने 12 की फैक्टराइजेशन किया जो कि आया है 2 × 2 × 3, यानी कि 12 एक कंपोजिट नंबर था और इसको मैंने फैक्टराइजेशन करके प्राइम नंबर्स के एज ए, मैंने इसको लिख दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 × 2 × 3। सो फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है कि किन्हीं भी कंपोजिट नंबर्स को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम देखी थी, उससे रिलेटेड हम अभी कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हमें इन्हीं नंबर्स का फैक्टराइजेशन करना है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम 140 और इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमें इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 35। अब ये देखो, ना तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से, सो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे जो कि 7 आ जाएगा, फिर हम 7 से डिवाइड कर दें। सो 140 का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, तो हमारे जो फैक्टर 140 के निकल के आए 2 × 2 × 5 × 7। सो 140 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सो हमारा आंसर ये आ गया। अभी हम सोल्व करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 156। सो 156 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 78। अभी 78 है तो फिर से 2 से चला जाएगा और 39 होगा। अच्छा 39 देखिए, ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 13 होगा। अभी 13 है वो किसी की टेबल में नहीं आता, तो 13 को सिर्फ 13 से डिवाइड करेंगे। सो हमारे जो 156 है उसके फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई, और वही है 2 × 3 × 30। इसी तरीके से हम हमारा थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो अभी हम सोल्व करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि है 234, और प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसके फैक्टर्स निकालें। सो लास्ट डिजिट हमारी 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो ये आएगा 117। फिर ये हमारा 13 से डिवाइड होगा जो कि आएगा 9। अभी 9 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसको हम 3 से दें। सो जब हमने 234 के फैक्टराइजेशन किया, सो इसके फैक्टराइजेशन आए 2 × 3 × 3 × 30। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड या फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड। सो अगर मैं आपको किसी ऐसे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए कहूँ जिसकी लास्ट डिजिट 0 आए, सो हम एक एग्जांपल लिख के देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 10 का फैक्टराइजेशन करो, सो ऑब्वियसली 2 × 5, ये आपकी क्या आ गई, फैक्टराइजेशन आ गई। इसी तरीके से अगर मैं 20 की कहूँ, सो ये आपकी आएगी 2 × 2 × ये आपकी 20 की आएगी। अच्छा, अब इन्हीं सब अगर एक हम 100 की ओर लेते हैं एग्जांपल, सो 100 के फैक्टराइजेशन करेंगे, सो वो आएगा आपका 2 × 5 × 5 एंड × 2। सो ये आपका 100 का फैक्ट। पहले जब हमने 10 का फैक्टराइजेशन किया तो आपने एक चीज गौर की होगी, 10 के अंदर लास्ट डिजिट 0 थी, तो हमारे पास यहाँ पे एक 5 आया है और यहाँ पे एक 2 आया है। जब हमने 20 का फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास फिर से क्या आया, 5 आया और 2 हमारे पास 2 आए। जब हमने 100 का फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास 2 बार 5 आया और 2 बार ही 2 आए। जब भी हम किन्हीं ऐसे नंबर्स का फैक्टराइजेशन करते हैं जिनके लास्ट डिजिट में 0 हो, तो वो ऑब्वियसली वो नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा ही होगा, यानी कि उसके जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके फैक्टर्स में 5 हमेशा आएगा, 5 और 2। और जितने आपके उस नंबर में जीरोस होंगे उतने ही आपके
ये पेयर बनते हैं 2 और 5 के, यानी कि एक 2 और एक 5, इसका मतलब इन दोनों का पेयर मिला के 0 0 आता है। सो अगर हम किन्हीं नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं और उसके फैक्टराइजेशन में आपका एक 5 आ रहा है और एक 2, 5 और 2 का अगर एक पेयर बन रहा है, इसका मतलब उस नंबर में एक 0 आएगी। यहाँ पे हमने 100 का फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर बन गए, 5 और 2 के। अगर उसी तरीके से अगर मैं 1000 का फैक्टराइजेशन करूंगा तो हमारे पास 3 पेयर्स बनेंगे, 5 और 2 के। सो ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना। अब ये क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर, ये आपका 4 की पावर n है एक्चुअली, 4 की पावर n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0, जिससे जो ये हमारा नंबर है वो 0 से, यानी कि इसकी लास्ट डिजिट है वो 0 आ जाए, कि इस नंबर की लास्ट डिजिट 0 होगी। इसके लिए हमें 4 की पावर n चेक करने के लिए हम सिर्फ 4 के फैक्टराइजेशन देख लेंगे। अगर 4 के फैक्टराइजेशन में अगर हमारा 5 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, यानी कि 5 और 2 का पेयर बन रहा है, इसका मतलब वो नंबर हमारा 0 से जो उसकी लास्ट डिजिट है वो 0 आएगी। सो हम 4 के फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो 4 के फैक्टराइजेशन जब हम निकालेंगे तो वो हमारा 2 × 2 आएगा। लेकिन जब हमने फैक्टराइजेशन किया, यहाँ पे हमारे पास कोई भी 5 नहीं आ रहा, हमारे पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। और 0 होने के लिए लास्ट डिजिट में, उस नंबर के अंदर 0 होने के लिए, यानी कि लास्ट में 0 होने के लिए हमारे पास एक पेयर बनना जरूरी है 5 और 2 का, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब n की ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिससे 4n क्या हो जाए, 4n जो नंबर है उसकी लास्ट डिजिट 0 आ जाए। सो ऐसा n की वैल्यू। अभी हम स्टार्ट करने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है HCF एंड LCM। लेकिन यहाँ पे हम HCF और LCM हमारे लॉन्ग मेथड से नहीं निकालेंगे, बल्कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। उससे हम क्या निकालेंगे, HCF और LCM निकालेंगे, किन्हीं भी 2 नंबर। सो सबसे पहले हम LCM देख लेते हैं, LCM किस तरीके से निकालेंगे। सो मेरे पास 2 नंबर है 16 एंड 24, और मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, LCM निकालना है। सो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके इन दोनों का फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 16 का फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो वो आपका आएगा 2 × 2 × सो हमने 16 का फैक्टराइजेशन किया, सो वो हमारे पास आ गया। इसको हम 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 2 हमारा कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। अगर हम 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे सो वो हमारे पास आएगा 2 × 2 × 3, ये हमारे पास 24 का फैक्टराइजेशन आ गया। और अगर हम इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3। सो किन्हीं भी 2 नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि जितने भी नंबर हमारे कॉमन आ रहे हैं, यानी कि जो नंबर कॉमन आ रहा है दोनों के फैक्टराइजेशन, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। सो 2 की हमें हमेशा जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है 2 की, वो लेनी है। 2 की पावर यानी कि 4 लेनी है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो कि बाकी के जो नंबर बच गए, यानी कि बाकी के जो कॉमन नहीं है, यहाँ पे कॉमन क्या नहीं है, 3 नहीं है। यानी कि 16 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 48 इन दोनों नंबर्स का। सो अभी हम निकालेंगे इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हम किस तरीके से निकालते हैं। तो फैक्टराइजेशन हमने की, हम फैक्टराइजेशन करें, हमारी फैक्टराइजेशन आ गई 2 × 2 × जो कि है 2 की पावर 4। फिर हमारे पास 24 की आई 2 × 2 × 3 जो कि है 2 की पावर 3 × 3। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर चाहिए होता है, बाकी के फैक्टर्स को हम इंक्लूड नहीं करते, हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर देखना है एचसीएफ के लिए। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 आ रहा है, लेकिन कॉमन फैक्टर में भी हमें वो नंबर लेना है जिसकी पावर सबसे छोटी हो। यहाँ पे सब 4 और 3 में से छोटा क्या है, 2 की पावर 3। सो 2 की पावर 3 हम लेंगे और यही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, यानी कि 8 आपका इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकल के आ गया। सो इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 90 का एंड 140 का। सो सबसे पहले 90 का करते हैं 2, 45,
फिर हमारे 5 से चला जाएगा 9 3 3। सो हमारे पास 90 के फैक्टराइजेशन आ गया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरीके से हम 144 का भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सो 144 की हमारी फैक्टराइजेशन निकल के आई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 3 इंटू 3। अभी हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। सो एचसीएफ के लिए हम क्या करते थे, हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को इंक्लूड करते थे। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे देखिए 90 के फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है, 144 के फैक्टराइजेशन में भी 2 आ रहा है, लेकिन हमें क्या लेना होता है, लोवेस्ट पावर। यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 सिर्फ एक ही बार आ रहा है। सो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हमें लोवेस्ट लेना होता है, तो हम 2 ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई। बाकी के और भी देखेंगे, अगर और भी कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, हाँ यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 2 टाइम्स आ रहा है और यहाँ पे भी 2 टाइम्स, यानी कि 3 की पावर 2 रहती है, यानी कि यहाँ से हमारा एचसीएफ निकल के आ गया, वो आ गया हमारा 80। सो इसी तरीके से हम एलसीएम में निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखते थे। कॉमन फैक्टर में भी हम हाईएस्ट पावर देखते थे। सो कॉमन फैक्टर 2 है हमारा, 2 में हाईएस्ट किसकी पावर 2 4, तो हम हाईएस्ट वाला लेंगे, यानी कि 2 की पावर 4। फिर हम नेक्स्ट देख लेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, और 3 में दोनों की पावर सेम ही है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। फिर हमारे पास जो ऐसे फैक्टर्स बच गए जो कि कॉमन नहीं है, हम उनको भी एलसीएम में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे क्या बच गया 5। सो जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा इन दोनों नंबर्स का, वो ये होगा। सो इसका एलसीएम निकल के आ गया 16 इंटू 9 इंटू 5 720, ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। So students, next we will solve another question related to HCF and LCM. So we have two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these number? So हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं जिनका रेशियो है 2:3। So हम अज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 2x है एंड जो सेकंड नंबर है वो हमारा 3x है। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 2x और 3x जो हमारा नंबर है इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। सो एलसीएम निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे। सो इन दोनों में अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूँ तो इसका 2x का फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू एक्स और 3x का फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू एक्स। सो फैक्टराइजेशन के बाद हम एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, हम एक कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर x है और x की पावर दोनों में सेम है, सो हम x को ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर जो हमारे कॉमन फैक्टर्स नहीं है हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3। सो जो हमारा एलसीएम निकल के आया वो 6x निकल के आया, लेकिन एलसीएम हमें दिया हुआ है जो कि है 180। तो हम क्या करेंगे 6x इज इक्वल टू 180, यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे 30। अभी हम उन दोनों नंबर्स को निकाल लेंगे। सो फर्स्ट नंबर हमारा 2x था, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा आ गया 60, सेकंड नंबर हमारा 3x था जो कि हमारा 90 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक इक्वेशन का यूज़ करेंगे जो कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके एलसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है, एक रिजल्ट निकल के आता है जो कि पहले नहीं बताया मैंने, जो कि आता है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। किन्हीं भी दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सो हमारे पास यहाँ पे दोनों नंबर है और हमारे पास एलसीएम है, तो इस इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ से एचसीएफ निकाल लेंगे। सो एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी कि 60 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 180 जो कि हमारा एलसीएम। सो यहाँ से हमारा एचसीएफ आ गया 30। अभी हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू एचसीएफ एंड एलसीएम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिसको अगर हम 85 से, यानी कि जिसको डिवाइड करें 85 और 72 से, तो रिमाइंडर 1 और 2 आना चाहिए। यानी कि अगर हम 85 को डिवाइड करें उस नंबर से तो रिमाइंडर हमारा 1 बचना चाहिए, लेकिन उसी नंबर से 72 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है हम उसे उस नंबर में से पहले से ही माइनस कर लेंगे, क्योंकि अगर हम रिमाइंडर को अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो कम्प्लीटली डिवाइड होगा उस नंबर से। सो हम क्या करेंगे,
फर्स्ट 85 में से 1 माइनस किया, यानी कि हमारे पास 84 आ गया। फिर जो हमारे पास सेकंड नंबर है वो है 72, 72 में से 2 माइनस किया 70, यानी कि ये दोनों नंबर है, इन दोनों नंबर को जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हम एज्यूम करेंगे, जो निकालेंगे, वो इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि जब वो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे। सो एचसीएफ निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। 70 का फैक्टराइजेशन करेंगे, ये हमारे पास आ गया 2 × 5 × 7, 84 का फैक्टराइजेशन। इसी तरीके से हम ये 70 का फैक्टराइजेशन, सो इसी तरीके से हम 84 का फैक्टराइजेशन वो निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास ये आया 2 × 2 × 3 × 7। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 2 है। अब एचसीएफ में हम क्या पावर को क्या लेते हैं, जो जिसकी पावर कम है उसे लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। फिर और कॉमन फैक्टर क्या है, 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 की पावर 1 है और यहाँ पे भी 7 की पावर 1, तो 7 ले लेंगे, यानी कि हमारा एचसीएफ निकल के आया 14। यानी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो डिवाइड करेगा 85 को और 70 और रिमाइंडर बचेगा 1 और 2, वो क्या है हमारा 40। तो दैट्स इट स्टूडेंट फॉर द टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी कि इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।